हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज शाम के 2:30 बजे हैं। 30 अक्टूबर है। जुब्बल कोटखाई नावर में जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 65 नंबर सीट पे, तो उस कंटेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2-4 दिन पहले से बनाने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ किन्हीं कारणों से नहीं बना पा रहा था। तो फाइनली आज मैंने सुबह मॉर्निंग में मुझे थॉट आया कि मैं मिस्टर दिनेश बस्टा जी के साथ ये व्लॉग बनाना चाहिए। और मुझे उनसे उनसे एक वाइब और फीलिंग आई, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो मुझे लगा कि दिनेश सर एक जेन्युइन कैंडिडेट हो सकते हैं, जो एक नॉन बायस्ड ओपिनियन देने में मुझे मदद करें और इस व्लॉग को एक बेहतर तरीके से बना सकें। तो मैं दिनेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि आप सब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको दिनेश सर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो ईशान ओक्टा जी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया आपने। मेरा नाम दिनेश है, दिनेश बेस्टा। मैं स्थानीय निवासी हूँ इस वक्त, जहाँ से हम आपके साथ इस ब्लॉग बना रहे हैं, खड़ा पत्थर से। तो देखते हैं किस तरह के इनके क्वेश्चंस हैं, क्या इनका रिसर्च रहा है, और जो ये कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक यूथ के लिए बहुत एक इंस्पिरेशनल चीज़ है कि भाई हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे सिस्टम में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या रिक्वायर्ड हैं, और बाकी लोगों को किस तरह से हम लोग जो अवेयर कर सकते हैं। नाइस। जी तो जो आज हमारा व्लॉग बनाने का जो इंटेंशन है, इट्स प्योरली ऑन अ वोटिंग राइट बेसिस, जो कि पीपल्स राइट एक्ट 1949 के अंडर है। तो जो भी जुब्बल कोटखाई नावर में जो भी वोटर्स हैं, ये सब का अधिकार है। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार जो इलेक्शंस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस में नंबर 1 मिस्टर रोहित ठाकुर जी है, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं वोटिंग लिस्ट के वोटर पैनल के हिसाब से बता रहा हूँ। जो सेकंड है वो कैंडिडेट। सेब के कैंडिडेट हैं, वो मिस्टर चेतन ब्राक्टा जी हैं। और जो थर्ड है वो कमल का है, वो इट्स नीलम सराइक जी। जो फोर्थ है सुमन कदम जी। काफ़ी इंस्पिरेशनल है कि एक फीमेल कैंडिडेट होने के बाद वो इस तरह का एक जी 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 ब्रेव जी जी डिसीजन जी जी। ले रहे हैं। और फिफ्थ ऑप्शन है नोटा। तो ये जो 5 क्राइटेरिया हैं, उसके बेसिस पे आप सबको वोट करना है। मुझे करना है, दिनेश सर को करना है, और जनरल पब्लिक को। और जो ये करने का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे हम एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। और उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं चेकिंग पैरामीटर्स में, सबके अलग है। बट हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपाइल करके एक हायर स्टैंडर्ड बना के वोटिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे जो एरिया है, नॉट सिर्फ जुब्बल कोटखाई कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर डिस्ट्रिक्ट शिमला, हमारा स्टेट और कंट्री के जो बिगर इंटरेस्ट में हो। छोटे इंटरेस्ट को देख के पर्पज नहीं सॉल्व होगा। तो कुछ इस पे जी जी। दिनेश सर अगर आप बोलना चाहें तो। डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को इस टॉपिक से, और समझने की कोशिश कर पाएंगे कि इस वक्त जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर वोटर को किस तरह से अपना कैंडिडेट तय करना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आदमी की। जैसा भी ईशान जी ने बताया है कि यहाँ पर हमारे 4 कैंडिडेट हैं जिनको हमारा वोटर इलेक्ट कर सकता है, और 5वां ऑप्शन हमारे पास नोटा का भी है। जैसे आपने बताया, 1 नंबर जो हमारे कैंडिडेट हैं, एज जैसे कैंडिडेट का हमारा जो संख्या, क्रमवार संख्या बनी है, उसमें रोहित ठाकुर जी हैं, नीलम सरेख जी हैं, चेतन बरागटा जी हैं, और सुमन कदम जी हैं। तो एज ए यूथ में तो सबसे ये उम्मीद करूंगा कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ जो आप लोगों को अपनी अपनी चीज़ें जो है वो तय कर लेनी चाहिए अपना वोट डालने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एट द वंस आप सीधा अपना वोटिंग करने के लिए जाओ और वहाँ पर जो है बिना किसी चीज़ों को जांचे परखे अपना वोट कास्ट करो। यहाँ का पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड रहा है हमारा, तो टोटली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहा है पिछले 20 साल के इलेक्शन जो मैं देखता आया हूँ। मुझे भी 98 से वोट करने का मौका मिला है, तो मेरा 5वां मान के चलिए 6th इलेक्शन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोगों को हर 5 साल में अपना एक ओपिनियन रखने का मौका मिलता है, ईशान जी। और इस बार भी सब लोगों को मिल रहा है कि बाई इलेक्शंस हुए हैं। हमारे जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी, वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए अपनी बीमारी की वजह से।
तो उनके लिए श्रद्धांजलि है। बहुत बड़े नेता रहे हैं हमारे यहाँ से, आदरणीय रहे हैं, और बहुत सारे ट्रेंड्स उन्होंने सेट यहाँ पर किए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और उसके वजह से ही जो उनके ना रहने की वजह से, उनके देहावसान की वजह से हम लोगों को ये इलेक्शन में आना पड़ा है। तो हालांकि कोविड की सिचुएशंस थी, तय नहीं हो पा रहा था इलेक्शंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्थिति में ला करके हमको इस इलेक्शन में ये दिन में पहुंचे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं। तो राइट टू एक्ट जो वोटिंग का है, उस पर जो हमारा डिबेट चल रहा है, जो हमारी बहस हो रही है, या आप लोगों के साथ में हम जो अपना पक्ष रख रहे हैं, सीधी सी बात है, हम डिमांड्स बहुत करते हैं एज ए वोटर, लेकिन हम ये नहीं तय कर पाते कि हमारी डिमांड्स क्या होनी चाहिए और किस बेसिस पर होनी चाहिए, हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए। हम लोगों को अपने प्रायोरिटीज़ तय कर लेनी चाहिए कि हमारे कैंडिडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि एक ईमानदार छवि सबसे बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक कैंडिडेट में देखी जाती हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि आदमी को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, एक कैंडिडेट को, जो एक प्रत्याशी को जो है, अपने वोटर के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वो जो कुछ करना चाहते हैं, उनका जो मुद्दा होता है, जो उनके पॉइंट्स होते हैं, जो आप डेवलपमेंट्स के लेकर वो जाते हैं लोगों के बीच में, वो बहुत क्लियर होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो आप बात कर लीजिए लेकिन वो आपकी पहुंच से बाहर हो, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना मुश्किल हो। यहाँ पर जैसे मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ हमारे इलेक्शंस में, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है यहाँ पर चला है कि हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज होती है। 98 में पहली बार गवर्नमेंट चेंज हुई है, जिसको रेगुलेशन में मान के चली गई, उसके बाद रेगुलर जो है गवर्नमेंट चेंज होती रही। तो 98 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट को फुल टर्म यहाँ पर काम करने का मौका मिला। उससे पहले कांग्रेस लगातार हमारे यहाँ हिमाचल में काबिज रही, मेजॉरिटी में रही। तो उससे पहले का एनालिसिस हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद जो 1998 के बाद में इस सिस्टम में आए हैं, पार्टिसिपेट कर उसके बाद हम लोगों को तो इसमें ये जो मुझे पॉइंट समझ आया दिनेश भैया का, वो ये है कि इसमें स्पेसिफिकली जब तक हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हो, हमारा मतलब मेरा, इनका और आप सबका, तब तक हम शायद वैलिड इंडिविजुअल नहीं है किसी का भी कटाक्ष करने के लिए। नॉन पार्टिसिपेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी बोल दे। जब आप पार्टिसिपेट करोगे देन यू विल स्टार्ट गेटिंग रियलाइजिंग कि कितना टफ होता है एज अ वोटर भी डिसीजन लेना कि एक राइट कैंडिडेट को हमें पिच करना है। उसके बाद जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं वो बनानी पड़ती है, बहुत सारा एनालिसिस होता है। ये मेरे साथ सिचुएशन हुआ है, अभी तो मैं रिसेंटली इन चीज़ों में आया हूँ, पर मेरा जो प्रीवियस जो पंचायती राज का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड था। उसी को मैं मद्दे नज़र रखते हुए आगे भी चीज़ें करना चाहता हूँ। आप सबने भी वोट्स दिए होंगे, दिनेश सर ने भी दिया है, मैंने भी दिया है, पर मेरा सक्सेस रेशियो इज़ 100%। 4 वोट आउट ऑफ 4 थे जो वो 100 थे। इट्स बिकॉज कि मेरा फील्ड पे पार्टिसिपेशंस था, मेरा लोगों के साथ कनेक्शंस था, मैं बड़ों को पूछता था, छोटों को पूछता था क्या है, कैसा है, कौन सिलेक्टिव है। फिर अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं एनालाइज करता था कि विच इज़ द राइट कैंडिडेट थ्रू माई परस्पेक्टिव। तो उस चीज़ पे पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पता नहीं ये कितना सही है वो चीज़ें रखना या नहीं रखना, उसको अगर दिनेश सर बताएंगे तो वो तीनों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरे पास हमारे तीनों पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मेन कैटेगरी में है, उनका मेरे पास स्टडी है, और इस स्टडी को खड़ा करने का जो रीज़न है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग तो हमें करना है, बट एज अ यूथ हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी है, और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का कोई आधार तो आपके पास होना चाहिए, बगैर आधार के आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आप सबको, जो मेरे थोड़े सा यूट्यूब छोटा फैमिली है, उनसे मैं ये भी शेयर करता हूँ कि 2 days बैक माई स्टार्टअप लिसनर सॉफ्ट डाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड गॉट अ स्टेटस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। वो इसलिए नहीं मिल गया कि हाँ जी मैंने किसी को कहा तो मुझे मिल गया, मुझे 3 साल उसको कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहा, तब जाके मुझे वो चीज़ मिली है। तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास डाटा का एडवांटेज है, तो लिसनर का काम तो सुनना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो फर्दर मुझे क्या लगता है, ग्रे एरिया में शान ऑक्टा को अपने लिए मैं उस पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, और एज ए एनजीओ हेड
के प्रोस्पेक्टिव से भी बात करूंगा, जिसके दिनेश सर भी काफ़ी एक एक्टिव वॉलंटियर हैं, जो हम कुछ भी सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं उस बेसिस पे। तो मेरे लिए सिर्फ ये एनालिसिस, सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस, अब अगर कोई ये समझे कि ये किसी का स्पेसिफिकली वो कर रहा है, वो नहीं है। बट ईशान ओक्टा को अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो उसमें ये है कि ईशान ओक्टा विद द हेल्प ऑफ लिसनर, जो कि नॉलेज पार्टनर है यंग इंडिया का भी, वी आर लॉन्चिंग 3 पॉलिटिकल एनालिसिस स्टार्टअप्स इन जुब्बल, कोटखाई, नावर, जो अपकमिंग टाइम में आपको शायद एक बेटर इंसाइट देगा कि कौन राइट कैंडिडेट है, कौन नहीं है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो इसमें बहुत सारे एजेंडाज हैं जो डिस्कस और डिबेट का इशू है, हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये हमारे पास वोटर लिस्ट है जो प्रीवियस जो विनिंग कैंडिडेट्स की, जिसमें नरेंद्र बरागटा जी, रोहित ठाकुर जी, लोकेंद्र झोटा जी, और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स, वोटर्स फॉर नोटा, ये सब रहे हैं। और नोटा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मैं कल या परसों देख रहा था, किसी ने कहा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि भाई नोटा इज़ लाइक अ डस्टबिन। तो वो डस्टबिन नहीं है, उसका एक अपना रेलेवेंस है। तो जो लोग उसको समझते हैं वो उसमें डालते हैं। जैसे कि जो ये प्रीवियस नंबर था जो नोटा का था, वो आपका है 289 जो वोट्स थे वो नोटा पे पड़े थे, ठीक है। और जो लोकेंद्र झोटा जी को पड़े थे वो 370 थे, रोहित ठाकुर जी को जो पड़े थे वो 26,404 थे, और जो नरेंद्र बरागटा जी को पड़े थे वो 27,466 थे। तो ये वोटर लिस्ट था। और अब जो रिजल्ट आएगा आज 30, आज तो वोट कास्ट करेंगे, दिनेश सर ने शायद वोट डाल दिया होगा। मैं अभी लास्ट में करने वाला हूँ। वो लास्ट में करने वाले हैं, मैं भी लास्ट में करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मेरा वोट जो है वो होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही मेरे मॉम का मुझे कॉल आया कि भाई मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उसका रीज़न यही है कि दे आर द लेट मूवर्स, उनके वोटर आईडी कार्ड भी उनका बच्चा बना के दे रहा है। और मैं ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर घर में ये सिचुएशन है, आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना। उनको वो चीज़ पता करनी थी और उनको वो चीज़ें उसमें पुटअप करनी थी। अब मुझे मेरा कंफर्म करना था, मैंने फ़ोन पे कंफर्म कर लिया कि भाई जयपीड़ी पंचायत में इस इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में 530 नंबर ईशान ओक्टा का है। मैंने भी अभी वोट नहीं डाला है, दिनेश सर ने भी अभी वोट नहीं डाला है। तो दिनेश सर कुछ ऐड ऑन करना आप करना चाहेंगे अभी? मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा हमारे अधिकारों के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति। बहुत फाइन लाइन है, शायद मुझे लगता है कि अधिकार और कर्तव्य हमारे जो आपस में बहुत बारीक से जुड़े हुए हैं, वो समझने के पर डिपेंड करता है आदमी का। वोट देने का अधिकार हमारे संविधान ने सबको दिया है। 18 वर्ष की उम्र से ऊपर कोई भी अपना वोट कर सकता है, और उसके ऊपर ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर कोई थोपने वाली बात होती है। 18 साल के बाद आप समझते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, अपना एनालाइज करते हैं, अपने परिवार में डिस्कस करते हैं, अपने एज ग्रुप में आप सर्कल में डिबेट करते हैं। और ऑल ओवर जो आज की डेट में हमारे पास एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो है कैंडिडेट्स के बीच में जो है डिबेट्स करवाई जाती हैं, उनको सामने सामने बिठा करके उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके फ्यूचर्स प्लान पूछे जाते हैं, उन्होंने पास्ट में क्या किया है। पर मैं आपको रोक रहा हूँ, पर ऐसा हमारे जुब्बल कोटखाई नावर में अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके रीजंस यही है, शायद हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं बाकी दूसरे स्टेट्स की इलेक्शंस की अपेक्षा हम थोड़ा पीछे हैं इस मामले में। हालांकि थोड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस बार मिला है। लोकल्स जो हमारे कैंडिडेट्स के साथ में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो उनके ऑलमोस्ट जो एज ए प्रवक्ता जो सोशल मीडिया पर अपने बाइट्स देते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना पक्ष रख रहे हैं अपने कैंडिडेट का। अगर वो पार्टी से भी हैं तो वो पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं। पिछले 2-3-4 इलेक्शंस में रेगुलर उन्होंने कितना अपना प्रोग्रेस किया है लोगों के बीच में, जो उन्होंने जो अपनी लोगों के बीच में बातें रखी थी डेवलपमेंट्स की, वो कितनी पूरी हुई हैं। और अगर कुछ नए प्लान्स, नई स्कीमें, नई पॉलिसीज़ अगर शुरू करी हैं तो उसका इनिशिएटिव कब हुआ है, कब शुरू हुई हैं, और इस वक्त क्या स्टेज में, ये कितनी खत्म हो पाई हैं। ये सारी चीज़ें डिबेट हो रही है पब्लिक में। तो इसमें अगर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने ये चेतन बरागटा जी का ब्रोशर पढ़ा, जो मुझे इसमें जो सेब की आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए सेब आधारित उद्योग FPO के माध्यम से छोटे CA स्टोर बनाने का प्रोत्साहन देना,
तो मेरा आपसे भी ये पूछना है, और अगर उनके कोई वेल विशर्स हैं या वो खुद सुन रहे हैं उनसे भी पूछना है कि सबसे पहले ये जो एफपीओ है ये किस लॉ के अंडर फॉल होता है, जिनको पता है वो प्लीज़ बता सकते हैं। सेकंड, क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि इस लॉ को एजुकेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में मिनिमम 3 to 5 years आपके लगेंगे ही लगेंगे, तब जाके ये जी चीज़ जी पॉसिबल है। जी और इसका रीज़न ये है कि स्टेट में जो भी जितने भी कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं वो ज़्यादातर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप पे है, ऑलमोस्ट 99%। जी जी ठीक है, तो आपका लॉ ही आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप लिवरेज दे सकते हैं। और अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, एफपीओ कंपनीज फॉल अंडर अ कंपनीज लॉज एक्ट 2013। तो आपको वो लॉज पढ़ने होंगे, उसकी अकॉर्डिंग आपको एंटिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। और ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिए कि आपका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, उसके बाद ही ये चीज़ें बताना समझाना। ये मेरा कोई इनसे कोई वो नहीं है, बट एज अ जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में कितने हार्ड एफर्ट्स लगते हैं। वो आप सबको भी पता चलेगा जब आप करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा आप सबसे कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आपको एक राइट गाइडेंस दे, क्योंकि वो इंसान कभी आपको वो रास्ता नहीं दिखा सकता जो उस पर खुद नहीं चला हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेरा एक एजुकेटेड यूथ से भी, और ये इसमें एक और भी है, जो 20 to 25% पार्टिसिपेशंस जो पढ़े लिखे लोग नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से जो वोटिंग वाला पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि भाई इतने लोगों ने ही वोट दिया है। तो मेरा उनसे भी एक स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पार्टिसिपेशन दे, तभी हमारे को एक बेटर डेमोक्रेसी बनाने में मदद मिलेगी। और ये मेरा एक प्रोस्पेक्टिव अपने यंग इंडिया एनजीओ के बिहाफ पे भी है, और उसके थ्रू भी मैं बोल रहा हूँ अगर हमें एक सोशल अपलिफ्टमेंट चाहिए तो उसमें हम सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, पर इस पे प्लीज़ चेतन ब्राक्टा जी ये भी करें कि उस पे 2 साल बाद 3 साल बाद कोई रिजल्ट्स बना के दे, एग्जाम्पल बना के दे कि ये चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने नीलम सराइक जी का भी पढ़ा था तो उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं था। मैंने रोहित ठाकुर जी का भी पढ़ा तो उसमें मुझे पहले तो एक चीज़ बड़ी पिंच हुई कि उसमें ये लिखा गया था कि अपना कीमती वोट आप मुझे दे, ठीक है, और अगर मैं आपके पास नहीं भी आ सकूं तो भी अपना कीमती वोट आप मुझे ही दे। तो मुझे उसमें कोई कन्विंसिंग पॉइंट नहीं लगा कि मैं आपको वोट के लिए कंसीडर करूं। हाँ, बट उनका कांग्रेस का एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा था जो उन्होंने काम किया था, उसके जो रोल आउट था वो कुछ टाइम बाद निकाला जो मेरे पास है, वो मैंने देखा तो वो चीज़ कंसिडरेबल है। फिर मेरे जितने भी नोन थे या एजुकेटेड यूथ थे तो उनको मैंने कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि आप किस आधार पे देते हैं, कट्टरपंथी पे देते हैं या एक इवेल्युएशंस पे देते हैं। तो एटलीस्ट उनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे मैंने नगान में मिस्टर राजीव चौहान जी को फ़ोन किया था जो कि मेरे सीनियर थे। उनके पास रेलेवेंट पॉइंट था कि भाई मेरे गांव में काम हुआ है, तो एक बहुत ही कंसीडरेबल पॉइंट है किसी को वोट देने का, चलो किसी का जी कुछ हुआ है। फिर मैंने कायना में फ़ोन किया था, वो भी यंग थे, उनको कि हाँ काम हुआ है, तो एटलीस्ट मुझे भी पता चला कि भाई कहीं काम हुआ है तो किसी का काम हुआ है तो वोट देना इज़ जेन्युइन। पर वो कोई भी, चाहे रोहित ठाकुर जी है, चाहे चेतन ब्राक्टा जी है, चाहे नीलम सराइक जी है, चाहे सुमन कदम जी है, चाहे आप नोटा का ऑप्शन दबाते हैं, कोई पर्सनल काम किसी का नहीं करने वाला है। जी 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 ठीक है, तो जी उस पर आप छोड़ दीजिए, उस पर आपको पर्सनल अपॉर्चुनिटी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और खुद ही काम करने पड़ेगा। हाँ, बट एज अ कलेक्टिव, एज अ पब्लिक, हमारा ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी जी हम उन चीज़ों को, सही एजेंडाज को आगे रखें और उस पर काम हो, रिजल्ट्स आए, तभी वो चीज़ सही तरीके पे, सही मुकाम जी पे जी पहुंच जी पाएंगे। जी तो जी प्लीज़ आप कुछ और ऐड ऑन। देखिए, ये बहुत अच्छी बस बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। हम क्या चाहते हैं डेवलपमेंट के, हमारे एरियाज़ क्या है, तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। लाइक जैसे आपने बात करी कि हम लोग एप्पल ग्रोइंग एरिया से संबंध रखते हैं और मोस्टली हमारा जो इकोनॉमी है टोटली एप्पल बेस्ड है। तो एप्पल को किस तरह से हम लोग मार्केट में एक बढ़िया प्रोडक्ट बना करके ले जा सकें, उसके लिए क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, हम लोग को किस तरह से उस पर काम करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में हम लोग जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एप्पल के ऊपर। एक पिछले 2-3-4 साल से हम देख रहे हैं कि लोग जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। और वो जो एक आपका एक तरीका, एक जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं जो उन्होंने ढूंढा है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है
बाहर की दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ पर एप्पल जो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से उस पर रिसर्च की जाती है और उसके रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो हम भी उस चीज़ को धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, हालांकि हम लोगों को 100 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस एप्पल इंडस्ट्री में आकर के या एप्पल्स उगाते हुए, लेकिन कभी कभी सोचने में ऐसा लगता है हम लोगों को कि स्टिल वी आर नॉट प्रोफेशनल इन दिस, हम लोगों को काम और भी करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे हम लोगों को एप्पल्स के लिए स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे को बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बार देख लीजिए एप्पल के सीज़न में हमारे जो बहुत बड़ा स्लम्प आ गया, हमारा मार्केट बहुत डाउन हुआ। बहुत सारी रीजंस होते हैं, एप्पल के दौरान जो हमारा रेनी सीजन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, टोटली हमारा जो छोटी मंडियों से सेब जो है बाई रोड जो है दूर दूर साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, चारों तरफ जाता है। और दूसरा वो जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उसको स्टोर भी करती हैं, उनके अपने अपने गोडाउन स्टोरेज भी हैं, जो जैसे कि हमारे आसपास में भी है, एक गुम्मा में भी है, हमारे नीचे सेंज में है, हमारे यहाँ रोडू मेंदली में है। तो जैसे अडानी बड़ी कंपनियाँ, ये लोग स्टोरेज की अपनी जो है कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा भी रही है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये लोग जो हम लोग से इसीलिए कमाते हैं क्योंकि ये लोग जो अच्छा सेब लेकर के स्टोर कर लेते हैं और हम लोग जो है सीधा मार्केट में ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास अपनी होनी चाहिए। और ये थोड़ा सा व्लॉग शायद ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे। और मेरा दिनेश सर से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ये अच्छा जाता है, लोगों के बीच अच्छा जाता है, तो हम नेक्स्ट भी इस तरह के अच्छे व्लॉग्स लाने की कोशिश करेंगे। और मेरा दिनेश सर से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये बेस है, ये बेस होगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और वो टॉपिक्स अच्छे हों, बेटर हो, एडवांस हो। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँगा और इसको ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी अपने गांव जाना है। तो इसमें जो दिनेश सर ने ये पॉइंट्स कहे हैं, ये इसमें टेक्निकल गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और उनको एग्जीक्यूट करें। तो अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। सब अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से वोट कीजिए, अपने राइट्स का अच्छे से यूज़ कीजिए। जय भारत, जय हिंद। जय भारत। थैंक यू सो मच।